गुड इवनिंग, नमस्कार। आएंगे। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मीटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पहले भी क्लासेस अपन ने की है, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा जनरल आइडिया अपन ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमने जीएनपी के बारे में देखा और हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड के बारे में देखा। इनके बारे में हमने पढ़ाई कर ली है, इनके बारे में पढ़ाई कर ली है। व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, व्हाट इज जीएनपी, दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस्ड। डिस्कस कर चुके हैं ना। हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात की थी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी विद इन द gross national product is defined as the monetary value of the final goods and services produced by the normal residents of a country, by normal residents of a country, by the normal residents of a country, by the normal residents of a country. It may be within the domestic territory of a country or it may be outside the domestic territory of the country. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है किसके द्वारा? इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, तो वो इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंट्स की जब बात होती है बाई रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, बाई नॉर्मल रेजिडेंट्स की, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में सिटीजन भी आते हैं। तो सिटीजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी इंडिया के सिटीजन इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जीएनपी में काउंट होगा। लेकिन नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं, द पीपल हु आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं। लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे। एक ऐसा व्यक्ति जो 1 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से भारत में रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी, दोज पीपल हु आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बट दे मे बी काउंटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इवन कंट्री when they meet the two requirements और two conditions, दो conditions fulfill करना जरूरी थी। या तो वह व्यक्ति 1 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से 1 वर्ष या उससे अधिक वर्ष से उस कंट्री में रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री में लाई करता हो। ठीक है। फिर हमने ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बारे में बताया था। ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिकली होता है कि कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम इकोनॉमी में। हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितना वैल्यू ऐड कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसे हमने ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहा था। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन को मैंने जीडीपी के साथ, ग्रॉस वैल्यू एडिशन को मैंने जीडीपी के साथ रिलेट किया था। आपको याद रखना है बिल्कुल ये पॉइंट, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो अगर आपका जीवीए फॉर एग्जांपल 100 है लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सेस ज्यादा कर दिए, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया और सब्सिडीज को कम कर दिया है, तो जीडीपी बढ़ जाएगा। इवन इफ द जीवीए इज कांस्टेंट, इवन इफ द अगले साल जीवीए उतना ही है लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, सब्सिडीज को कम कर दी, तो जीडीपी बढ़ गया ना। तो जीडीपी में इंक्रीज इवन विदाउट एक्चुअल वैल्यू एडिशन इन द कंट्री और इवन विदाउट द एक्चुअल वैल्यू एडिशन विद इन द इकोनॉमी। तो जीडीपी और जीवीए के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी कंट्री का या किसी भी इकोनॉमी का जो हेल्थ का बेटर इंडिकेटर होता है वो जीवीए होता है। जीवीए इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं इसी चैप्टर से फिर 2 और टॉपिक आपके लिए लाया हूं, बहुत अच्छे से गहराई से डिटेल में समझेंगे। फिर अपन जो भी टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर आंसर राइटिंग भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा यहीं पर, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि पहले ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है। लेट्स रीड अबाउट कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं, और उसके बाद में 2 टॉपिक पढ़ेंगे अपन आज। एक तो कार्बन फुटप्रिंट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम कार्बन क्रेडिट। और क्या पढ़ेंगे? कार्बन क्रेडिट। 2 चीजें आज की क्लास में हम तैयार करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। आपके कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो थोड़ा बेटर इंटरेक्टिव सेशन होगा आप अगर कमेंट कर पाएंगे तो। सो जब भी हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की, कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन क्रेडिट को आप आज हमें डिटेल में कवर करना है। तो पहले मैं कार्बन फुटप्रिंट की आपसे बात कर लेता हूं कि ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट को पहले डिफाइन करते हैं। क्या है ये कार्बन फुटप्रिंट? इट रेफर्स टू द, ध्यान से देखिएगा, इट रेफर्स टू द
amount of greenhouse gases, amount of greenhouse gases, mainly carbon contributing है ना, greenhouse gases, greenhouse gases emitted by human activities, emitted by human activities. Carbon footprint refers to the amount of greenhouse gases that are emitted, greenhouse gases that are emitted ऐसे लिखे, as a result of human activities, that are emitted as a result of human activities, as a result of human activities, as a result of human activities. ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, कार्बन फुटप्रिंट जो होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिट की जा रही है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, इवन एक देश के द्वारा, उन ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन का मेजर होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरमेंट, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन द एनवायरमेंट, है ना। तो एनवायरमेंट तो वर्ड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सेल्फ नोट कर सकते हैं आप, है ना। तो दैट आर इमिटेड, फिर भी लगा लीजिए, इनटू द एटमॉस्फेयर लिख लीजिए, दैट आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, और थोड़ा बड़ी बनाना चाहते हैं डेफिनेशन को, लेकिन इमिशन की बात करते हैं तो इनटू द एटमॉस्फेयर अपने आप आ जाता है। सो कार्बन फुटप्रिंट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। कार्बन फुटप्रिंट एक व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल का अपना एक कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है, कार्बन फुटप्रिंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक वर्ष में कितनी ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर दिया गया है, वो उस वर्ष का कार्बन फुटप्रिंट होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। एक व्यक्ति विशेष का भी कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है, मैंने पूरे वर्ष में अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से कितना कार्बन इमिट किया है, the amount of carbon or amount of greenhouse gases that has been emitted by an individual during a year is the carbon footprint of that individual for that particular year, है ना। So it basically measures, क्या measure करता है, it measures बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये क्या करती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, these greenhouse gases are mainly responsible for the climate change or the phenomena like global warming. These greenhouse gases are mainly responsible for the climate change or the phenomena like global warming, if you have read about global warming, है ना। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने की रिक्वायरमेंट है। तो पहले कार्बन फुटप्रिंट पे आते हैं ना। तो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट मेजर किसको करता है, इट मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का भी कार्बन फुटप्रिंट हो सकता है, इंपैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी, इंडिविजुअल और एन एंटिटी or of an organization or even the entire country impact of even the entire country on climate change through greenhouse gas emissions, through GHG emissions, greenhouse gas emissions। ठीक, एक कंट्री में कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है तो वो उस कंट्री का कार्बन फुटप्रिंट है। एक व्यक्ति विशेष द्वारा कितना ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया जा रहा है उस व्यक्ति विशेष का कार्बन फुटप्रिंट है वो। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन ले लें, एक कंपनी ले लें, एक संस्था ले लें, वो कितना कार्बन या कितनी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रही है वो उसका अपना कार्बन फुटप्रिंट है। तो बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट किसका मेजर होता है, कार्बन फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, थ्रू द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किसके द्वारा, बाय इंडिविजुअल्स, बाय एंटिटीज, बाय ऑर्गेनाइजेशंस और बाय द कंट्रीज। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं बात, ये हम समझ चुके हैं। हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, इंपॉर्टेंट ये है, हाउ द कार्बन फुटप्रिंट इज एक्सप्रेस्ड, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड,
हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, पहले ये देखेंगे अपन, ये एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। कार्बन फुटप्रिंट इज एक्सप्रेस्ड एज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, ये लिखना आपको, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज tons of CO2 equivalent, tons of CO2 equivalent, it is expressed as tons of CO2 equivalent, मतलब इसे लिख देते हैं अपन ऐसे, tons of CO2, CO2 tons of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 equivalent, it is expressed as tons of CO2 equivalent, ठीक है, it is expressed as tons of CO2 equivalent, टन्स, एक टन का मतलब होता है 1000 केजी है ना, एक टन का मतलब होता है 1000 केजी। नाउ हम समझते हैं ये टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों पड़ी कार्बन क्रेडिट को, सॉरी कार्बन फुटप्रिंट को टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की, समझते हैं। देखिए अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, जब ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो हमने मोस्ट कॉमनली अगर किसी ग्रीन हाउस गैस के बारे में नाम सुना है तो CO2 के बारे में सुना है। तो अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी है, जैसे CO2 एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में आती है। आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, परफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, you can have sulfur hexafluoride as greenhouse gas, you can have water vapor as greenhouse gas, तो there are etc etc। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और सभी ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में या आप कहें ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। कैसे कंट्रीब्यूट करती है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी आपकी नॉलेज के लिए। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, जब ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में इमिट होती हैं तो दे कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज, दे बेसिकली कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट। वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। कैसे देती है उसके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि कैसे ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाउ दे आर इंपैक्टिंग द क्लाइमेट, उनका इंपैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, तो जब इन गैसेस का इमिशन होता है, इन गैसेस का इमिशन होता है तो हर गैस का अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। या ऐसे समझे आप, ऐसे समझे आप कि ये ढेर सारी गैसेस मैंने आपको लिखी है, सामने लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, कोई सी भी गैस इमिट हो रही हो एनवायरमेंट में, भले मीथेन इमिट हो रही हो, मीथेन के द्वारा जो इमिशंस हो रहे हैं, मीथेन के फॉर्म में जो इमिशंस हो रहे हैं, उनको भी हम टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या मान लीजिए कोई लैंडफिल है, लैंडफिल से क्या इमिट हो रही है, लैंडफिल से सामान्यतः आपने पढ़ा होगा मीथेन गैस इमिट होती है एनवायरमेंट में। तो मीथेन गैस इमिट हो रही है, तो मीथेन की वजह से जो कार्बन फुटप्रिंट डेवलप हो रहा है, उस कार्बन फुटप्रिंट को हम हमेशा टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट के रूप में मेजर करेंगे, उसको भी हम CO2 के फॉर्म में ही मेजर करेंगे। कैसे, देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि एक्चुअली ये देखा गया है कि 1000 kg ऑफ CO2 जो होती है, 1000 kg ऑफ CO2 का जो इंपैक्ट है वो उतना ही होता है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग में 1000 kg CO2 का इंपैक्ट उतना ही होता है जितना 33 kg ऑफ मीथेन का होता है, जितना 33 kg ऑफ मीथेन का होता है, या 3.5 kg नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, या नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब 3.5 kg नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो एनवायरमेंट को कितना डैमेज करती है, उतना डैमेज करती है जितना 1000 kg CO2 डैमेज करती है। इसी तरह 33 kg मीथेन जो है एनवायरमेंट को उतना ही डैमेज करती है, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है जितना 1000 kg CO2। दिस इज एज पर द रिसर्च स्टडीज एक्सपेरिमेंट्स। तो 3.5 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्लोबल वार्मिंग में उतना ही कंट्रीब्यूट करती है जितनी 1000 kg CO2 करती है। 33 kg ऑफ मीथेन is responsible for the same impact as made by the 1000 kg of CO2 in the climate change or in the global warming। तो इस तरह से हम सभी गैसेस को CO2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब ये हमें पता है। तो देखिए 33 kg ऑफ मीथेन की बात कर रहे हैं अपन, तो 1000 kg CO2, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आ जाएगा 30 टाइम्स ऑफ CO2। अगर मैं कहूं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है मीथेन का, तो यू विल फाइंड दैट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मीथेन इज 30 टाइम्स देन दैट ऑफ CO2। इफ आई टॉक अबाउट द नाइट्रस ऑक्साइड, देन यू विल फाइंड, यहां से कैलकुलेशन करेंगे, यू विल फाइंड द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज अराउंड 285 टाइम्स टू 300 टाइम्स ऑफ CO2।
ठीक, मतलब आप कहेंगे कि 3.5 केजी नाइट्रस ऑक्साइड का 3.5 केजी नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होगा तो वो 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ही होगा। 1000 केजी का मतलब होता है 1 टन। 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट को आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कितना होगा? 1000 केजी ऑफ CO2, 33 केजी ऑफ मीथेन, और you can write 3.5 kg of nitrous oxide। 1 ton of CO2 equivalent का मतलब हो गया 1 ton of CO2 equivalent does mean that 1000 kg of CO2, the 1000 kg of CO2 would have same impact on the climate change as that of 30 kg of methane and 3.5 kg of N2। so now you have understood the entire concept। अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। हर गैस का अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। हर गैस एनवायरनमेंट को इक्वली डैमेज नहीं करती है। मीथेन जो होती है वो एनवायरनमेंट को ज्यादा डैमेज करती है, अगर अमाउंट बराबर रखे तो उससे भी अधिक नाइट्रस ऑक्साइड डैमेज करती है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो सभी गैसेस का जो ग्लोबल वार्मिंग में इंपैक्ट आता है, योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन आता है, उसको अपन CO2 इक्विवेलेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। ये कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। क्या है कॉन्सेप्ट? कि पहले तो कार्बन फुटप्रिंट को मैं वापस डिफाइन करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहले तो डेफिनेशन कार्बन फुटप्रिंट की। अब देखिए काम की चीज ये, पहले डेफिनेशन। कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यहां लिख सकते हैं आप इंक्लूडिंग CO2, N2O, CH4 एटसेट्रा, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज emitted as a result of human activities, emitted into the atmosphere as a result of human activities। okay, और it basically measures them। अगर कार्बन फुटप्रिंट अधिक है, यदि किसी इंडिविजुअल का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, इसका मतलब ही इज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट मोर। और किसी इंडिविजुअल का अगर कार्बन फुटप्रिंट कम है, इसका मतलब वो एनवायरनमेंट को डैमेज कम कर रहा है, उसका इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज में कम है। इट मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एन एक्टिविटी और ऑफ इवन द एंटायर कंट्री ऑन द क्लाइमेट चेंज थ्रू ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। नाउ हाउ दीज ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज, वो थोड़ा समझ लीजिए, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। ये गैसेस कैसे करती है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज अर्थ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अर्थ है, दिस इज सन, वॉट एवर द रेडिएशन कम्स फ्रॉम द सन इज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। द रेडिएशन, द सोलर इंसोलेशन कमिंग फ्रॉम द सन इज ऑलवेज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन। इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट वेव रेडिएशन। अ पोर्शन ऑफ दैट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक, स्केटर्ड, रिफ्रैक्टेड, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। ठीक है, अब आप मानेंगे कि द पोर्शन ऑफ द रेडिएशन विच इज कमिंग टू द अर्थ, ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सन ने इमिट किया उसका कुछ पोर्शन अर्थ तक पहुंचता है एंड इट इज एब्सॉर्ब बाय द अर्थ। द शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, अ पोर्शन ऑफ दैट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय अर्थ, अ पोर्शन ऑफ दैट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब बाय अर्थ। नाउ द अर्थ री-रेडिएट्स दिस रेडिएशन, द अर्थ नाउ री-रेडिएट्स द radiation। okay, so when the earth re-radiates, then the emission radiated, the radiation emitted by the earth, is the long wave radiation। the emission or the radiation by the earth is the long wave radiation। ठीक है, अब समझिएगा दोनों चीजों में फर्क, कि जो सन से रेडिएशन आ रहा है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, उसका कुछ पोर्शन अर्थ ने एब्जॉर्ब किया है और फिर अर्थ ने उसे री रेडिएट किया है। तो जो अर्थ ने री रेडिएट किया है वो एक लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट गैसेज हैं, वो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट टू दिस शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन इस एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ तक पहुंच जाता है। ठीक है, so the short wave, the atmosphere of earth is basically transparent for this short wave radiation। the short wave radiation easily penetrates the atmosphere of the earth and reaches to the surface of earth। but what happens with the long wave radiation? long wave radiation is basically absorbed by the gases present in the atmosphere। this long wave radiation is basically absorbed by the gases, by the molecules of gases like CO2, CH4, water vapor, etc। this long wave radiation
This long wave radiation is basically absorbed by the gases like CO2, CH4, N2O, etc. And after absorption it is released back into the atmosphere. It is released back into the atmosphere, and that is how it warms the earth. This absorption of radiation basically responsible for warming of the planet earth, for the warming of earth. ठीक है, तो इस रेडिएशन को जो अर्थ से रेडिएट होकर वापस 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 जा रहा है, अंतरिक्ष में, स्पेस में जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं CO2 जैसी गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इन्होंने वापस उसको रिलीज किया रेडिएशन को। इसी की वजह से पूरा का पूरा अर्थ जो होता है वो वार्म होता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे आप। तो क्या होगा अब, अगर CO2, CH4, N2O ऐसी गैसेस का अगर कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ना। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो गैसेस हैं इनका कंट्रीब्यूशन जो है बढ़े नहीं। एक्चुअली ये गैसेस इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे यहां इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती एटमॉस्फेयर में तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ का टेम्परेचर कितना होता? In absence of GHGs, the temperature of the earth would have been -18 degree centigrade, and earth would have not been habitable. Earth would have been inhabitable. Earth would not have supported any kind of life if the temperature would have been -18 degree centigrade. But these greenhouse gases mainly trap the radiation emitted by the earth, and thus keeps the earth warmer, and thus keeps the earth warm. This phenomena is known as greenhouse effect. But if the concentration of these gases increases in the earth's atmosphere, then more and more radiation is absorbed by these gases, and due to this happens the phenomena of global warming. तो इनका concentration बढ़ जाने से global warming होती है। क्लियर है? समझ में आ गया ये कैसे, इन्हें क्यों ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ाती है, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अर्थ को हीट करने का, अर्थ को वार्म करने का काम होता है इनका। समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, अपन लेट्स बैक टू द कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट में क्या कर लिया है अपन ने, देखिए ऐसे समझेंगे। कार्बन फुटप्रिंट का हमने क्या समझ लिया है, पहले हमने इसका मीनिंग समझ लिया, ये क्या होता है, इसका मेजर समझ लिया, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, ये दोनों चीजें समझ ली। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करता है, क्लाइमेट चेंज में क्या इंपैक्ट आता है उसको मेजर करता है। मीनिंग समझ लिया, ये क्या मेजर करता है, मेजर या इसका इंपॉर्टेंस हमने समझ लिया। और हमने हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड एज टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ये भी हमने समझ लिया है। ये तीन चीजें समझ ली। अब एक दो डेटा और, जब भी आप एग्जाम में लिखें, आपको कार्बन फुटप्रिंट पे क्वेश्चन मिलता है तो ये लिखें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड एज, हेडिंग बनाए, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड एज टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। अगली हेडिंग इंपॉर्टेंस, इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ impact of an individual, of an activity, or of an organization, or of an even entire country on the climate change through greenhouse gas emissions. It is the measure of. ये तीन बिंदु आप बनाएं, लिखेगा आंसर को, क्या मजा आएगा आपको, आनंदित महसूस करेगा आपके एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर होगा। इस फॉर्म में लिखें। नाउ अगली चीज, हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं इसमें कि कार्बन फुटप्रिंट का अमाउंट कितना है, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट का अमाउंट कितना है, तो उसको मैं आगे पहले डिटेल में बताता हूं, वो भी आप डील करें। एक ग्लोबल सिटीजन की बात करें, ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति अर्थ के ऊपर, एक ग्लोबल सिटीजन की बात करें, उस ग्लोबल सिटीजन जो है लगभग 4.7 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर है। 4.7 टन ऑफ CO2 पर ईयर। एक अगर ध्यान से देखेंगे कॉन्सेप्ट को, एक ग्लोबल सिटीजन की अगर हम बात करें, एक ग्लोबल सिटीजन की बात करें तो उसका जो फुटप्रिंट है वो लगभग 4.7 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर। समझ में आ रही है बात? मतलब एक व्यक्ति, अगर अपन एवरेज ले, ग्लोबल एवरेज, विश्व में एक व्यक्ति, विश्व में जो भी इमिशंस हुए एक साल में, तो उसका
ग्लोबल सिटीजन, द फुटप्रिंट ऑफ ए कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ए ग्लोबल सिटीजन, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ ग्लोबल सिटीजन। ग्लोबल सिटीजन का मतलब अर्थ के ऊपर कोई एक व्यक्ति विशेष अपन ले लेते हैं, उसका एवरेज लेना अपन को ना, एवरेज लेना। तो एक ग्लोबल सिटीजन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना है? अराउंड 4.7 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर। लगभग 4.7 टन CO2 का एमिशन करता है पर ईयर थ्रू हिज और हर एक्टिविटीज। एक व्यक्ति एक साल में लगभग 4.7 टन CO2 इक्विवेलेंट इमिट करता है प्रति वर्ष। तो एक ग्लोबल सिटीजन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो है 4.7 टन ऑफ CO2 पर ईयर। ठीक है। अगर अमेरिका में हम बात करें तो ग्लोबल एवरेज हम ले लिया है, अब अदर कंट्रीज का भी फुटप्रिंट अपन देखेंगे। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें तो लगभग 13.8 टन्स ऑफ CO2, अमेरिका की बात करें, अमेरिका में टन्स ऑफ CO2 पर कैपिटा पर ईयर। एक साल में एक व्यक्ति, एक साल में अमेरिका का एक व्यक्ति लगभग 13.8 टन ऑफ CO2 इमिट करता है। पर कैपिटा इमिशंस जो है वो अमेरिका में ज्यादा है। पर कैपिटा फुटप्रिंट की बात करें हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा फुटप्रिंट की, पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट की मैं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट कि एक व्यक्ति जो है कितना कार्बन प्रति वर्ष इमिट करता है। तो आप देखेंगे कि ग्लोबल एवरेज ले लेता हूं मैं तो पहले, कि ग्लोबली ऑन एन एवरेज विश्व में एक व्यक्ति लगभग 4.7 टन CO2 इक्विवेलेंट इमिट करता है एक वर्ष में। लेकिन ये हर देश के लिए अलग अलग होता है। कोई अमेरिकन की बात करें तो एक अमेरिकन व्यक्ति जो है लगभग 13.8 टन CO2 इमिट करता है, 13.8 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिट करता है प्रति वर्ष। यदि कोई चाइनीज सिटीजन है, अगर चाइना के व्यक्ति की बात करें, इट इज अराउंड 9.2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर ईयर, पर कैपिटा पर ईयर। चाइना में हर व्यक्ति, चाइना में इतने अधिक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है, चाइना में इतने ज्यादा सीवियर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है कि वहां का पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक साल में जो CO2 इमिट किया जाता है वो 9.2 टन है। ये यूएस से कहीं अधिक ज्यादा है। अगर अपन पूरा ओवरऑल इमिशंस की बात करें तो यूएस की पॉपुलेशन चाइना के कंपैरिजन में क्यों कम है? यूएस की पॉपुलेशन लगभग 35 करोड़ से, चाइना की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ और मोर है। तो वहां अगर टोटल ग्लोबल इमिशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना का ज्यादा है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन अधिक होने से पर कैपिटा इमिशन जो होता है वो चाइना का कम हो जाता है। मान लीजिए, और पर कैपिटा इमिशन का मतलब क्या है? जैसे चाइना है, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, चाइना में मान लीजिए 10 लाख टन ऑफ CO2 इमिशन होता है पर ईयर और उसकी पॉपुलेशन 100 है। मान लीजिए कोई भी कंट्री 1000 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट 1000 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिट करता है और उसकी पॉपुलेशन 100 है, तो पर कैपिटा कितना हो जाएगा एमिशन? 10 टन CO2 इक्विवेलेंट पर कैपिटा पर ईयर। ये हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। पर कैपिटा में हम क्या करते हैं, उस कंट्री के इमिशंस में उस कंट्री की पॉपुलेशन का डिवाइड कर देते हैं। तो अमेरिका का प्रत्येक व्यक्ति 13.8 टन CO2 इक्विवेलेंट इमिट करता है एक साल में। चाइना का भी हर व्यक्ति एक साल में 9.2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिट करता है। इंडिया के लिए तो बहुत कम है। इंडिया के लिए भी आपको जानना आवश्यक है। इंडिया का है 2.1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर कैपिटा पर ईयर। ये कार्बन फुटप्रिंट का कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देनी है। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो यू हैव टू जस्टिफाइड विद सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपके आंसर में लिखनी है कि एक ग्लोबल सिटीजन का इमिशन कितना है पर कैपिटा, ग्लोबली पर कैपिटा इमिशन कितना है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ग्लोबली पर कैपिटा इमिशन अपन एवरेज ले ले सभी विश्व में, आप लिख सकते हैं इसे ग्लोबली पर कैपिटा इमिशन, ये भी लिख सकते हैं। तो ग्लोबली पर कैपिटा इमिशन कितने हैं, फिर अमेरिका में कितना है पर कैपिटा इमिशन पर ईयर, यूएस में कितना है, चाइना में कितना है, इंडिया में कितना है, ये हम फैक्ट्स से हमारे आंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बाद में हम इसके टाइप्स भी बता सकते हैं। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारे पास समय हो, हमारे पास वहां पे स्पेस हो, तो टाइप भी बता सकते हैं अपन कार्बन फुटप्रिंट की। टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, टाइप्स भी आप बता सकते हैं। टाइप्स कितने हैं कार्बन फुटप्रिंट के? लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। तो टाइप्स की बात करते हैं अपन, यदि
टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, रिपीट कीजिए, कितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, वो ही कार्बन फुटप्रिंट है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। एक तो डायरेक्ट फुटप्रिंट होता है, एक तो माय डियर डायरेक्ट फुटप्रिंट होता है, ये होता है emission from activities that we directly control, emission from those human activities, emission from those human activities that we directly control, जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में होती है, that we directly control, emission from the activities that we directly control, तो उसे डायरेक्ट फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे ड्राइविंग ए कार, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, ड्राइविंग ए कार, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, गैसोलीन बेस्ड, ड्राइविंग ए गैसोलीन कार, मैं एक डीजल या पेट्रोल वाली कार को ड्राइव कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है, जब भी अपन फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेंगे तो CO2 इमिशन होगा, अदर ग्रीन हाउस गैसेस का भी इमिशन होगा, तो डायरेक्टली मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग में, डायरेक्टली मैं एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज को मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। तो इफ आई एम ड्राइविंग ए कार देन आई एम डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द कार्बन फुटप्रिंट। तो इमिशन फ्रॉम द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय मी, विच आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय मी, इज नोन एज डायरेक्ट फुटप्रिंट। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग ए गैसोलीन कार, और हो सकता है फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ए वुड और कोल, मैं घर को बर्निंग वुड और कोल मैं खुद जला रहा हूं, बर्निंग ऑफ वुड और कोल इन द हाउस होल्ड्स, है ना। तो दीज आर द डायरेक्ट फुटप्रिंट। तो डायरेक्ट फुटप्रिंट रेफर्स टू द ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड as a result of activities which are under direct control of us, which are directly controlled by us, okay, that we directly control। और indirect emissions क्या होते हैं my dear, indirect carbon footprint क्या होता है, indirect carbon footprint क्या होता है, indirect carbon footprint की बात करें तो emissions from the entire life cycle of the emissions, ध्यान से सुनिएगा, from the entire life cycle of emissions from the entire life cycle of goods and services, entire life cycle of goods and services that we use, जो भी goods and services हम use करते हैं throughout entire life cycle of those goods and services, emissions from the entire life cycle of goods and services that we use, जो भी goods and services हम use कर रहे हैं, तो वहां से जो इमिशन होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। एग्जांपल से आप समझ पाएंगे, आप जैसे एग्जांपल से, यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस होल्ड्स, आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस होल्ड्स, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द हाउस होल्ड्स इज द इनडायरेक्ट फुटप्रिंट, क्योंकि डायरेक्टली तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्निंग हुई है, कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट में कोल बर्निंग हुई है, कोल की बर्निंग से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कार्बन फुटप्रिंट। वो जो इंडस्ट्री ने इमिट किया है, वो थर्मल पावर प्लांट ने जो कार्बन इमिट किया है, वो जो उस थर्मल पावर प्लांट का कार्बन फुटप्रिंट है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज द इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट, इमिशन फ्रॉम द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी यूज, इवन इफ वी आर स्विचिंग ऑन ए स्विच, if we are switching on a switch, then we are contributing to the carbon footprint, we are increasing our carbon footprint. So the electricity uses also contributes to the carbon footprint indirectly. Concept clear हो गया? यहां तक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा। ओके, सो इवन इफ वी आर फ्लिपिंग ए स्विच, वी आर इंक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट। तो हम कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप 5 लाइन में लिखेंगे, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। अब आप समझ गए हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। वो सारे मेजर्स जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करेंगे, उन्हें हम रिडक्शन में काउंट करेंगे। हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, वो सभी मेजर्स जो होंगे कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे। हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट,
आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, अगली क्लास में मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूं फिर 4-5 लाइन में। आप सोचेंगे पहले कि हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। तो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना है तो हमें कौन से मेजर्स लेने हैं, वही सारे मेजर्स जो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को रिड्यूस करने के लिए हमें अपनाने पड़ेंगे। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए प्राइवेट कार के बजाय, हमें गैसोलीन बेस्ड कार को यूज करने के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर स्विच करना चाहिए, तो वो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा कहीं ना कहीं। हमें हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, हमें हमारे हाउस होल्ड्स में सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने चाहिए, हमें बीफ के कंजम्पशन को करना चाहिए, कम करना चाहिए। बहुत सारे मेजर्स है, तो आप लिस्ट डाउन करेंगे एक बार, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, देन आई विल बी डिस्कसिंग। ओके, बेसिक मैंने इसका आपको फंडा बता दिया है, फंडा मैंने आपको बता दिया। Now let's move on to the another topic of this class, another topic of discussion of this class. We have discussed enough about the carbon footprint. Now let's move to the carbon credit. Now let's move to the carbon credit. Okay, कार्बन क्रेडिट क्या होता है उस पे चलेंगे अपन। अगला टॉपिक है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट का मतलब, क्रेडिट का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए आप क्रेडिट ले रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आप क्रेडिट लेते हैं, तो कार्बन को रिड्यूस करने के लिए, कार्बन को रिमूव करने के लिए एटमॉस्फेयर से, या कार्बन को इमिट ही नहीं होने दे रहे हैं आप एटमॉस्फेयर में CO2 को, उसके लिए आपको क्रेडिट मिलता है, उसे हम कार्बन क्रेडिट कहेंगे। ध्यान से देखिएगा कार्बन क्या क्रेडिट क्या होता है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स, कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट्स द right to represent, right to emit tons of CO2 equivalent, tons of CO2 equivalent. It basically represents the right to emit tons of CO2 equivalent. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स, और यू कैन से इट इज ए सर्टिफिकेट और ए परमिट। यहां से शुरू करेंगे पहले, तो ये सर्टिफिकेट होता है, दोबारा से डेफिनेशन को देखते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? इट इज ए सर्टिफिकेट और परमिट, इट इज ए सर्टिफिकेट और परमिट। एक सर्टिफिकेट होता है या एक परमिट होता है, ध्यान से देखिएगा, दैट रिप्रेजेंट्स जो हमारे अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स the right to emit 1 ton of CO2 equivalent, 1 ton of CO2 equivalent। कार्बन क्रेडिट बेसिकली हमारा अपना एक राइट, या मान लीजिए मेरे पास कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट ऐसे समझिए, कार्बन क्रेडिट मेनली एक सर्टिफिकेट है या परमिट है। अगर मेरे पास एक कार्बन क्रेडिट है तो मेरे पास वो एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट यदि मेरे पास है, वो परमिट यदि मेरे पास है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक राइट आ जाता है कि मैं 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एटमॉस्फेयर में इमिट कर सकता हूं। इट इज ए सर्टिफिकेट और परमिट दैट रिप्रेजेंट्स द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, जो कि आपको ये जो सर्टिफिकेट है, इसके जो होल्डर्स होते हैं, होल्डर्स ऑफ द कार्बन क्रेडिट, जिनके पास ये कार्बन क्रेडिट जैसा सर्टिफिकेट है, वो जितना सर्टिफिकेट की वैल्यू है उतना ही कार्बन इमिट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ सर्टिफिकेट और परमिट दैट रिप्रेजेंट्स द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2। सर ये कैसी बात कर दी? अगर आपके पास एक कार्बन क्रेडिट है, इसका मतलब आप 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। ये अधिकार आपके पास कहां से आया? ये अधिकार आपके पास कहां से आया? ये तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, ये तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है कहीं ना कहीं। कैसे आपके पास ये राइट आ सकता है? तो ये राइट किसी भी व्यक्ति विशेष को कब मिलता है? जब कोई भी व्यक्ति एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है जहां से CO2 का रिडक्शन हो, उसके प्रोजेक्ट से या तो CO2 एटमॉस्फेयर से रिमूव हो रही हो, या उसने CO2 के इमिशन को कम कर दिया हो, या उसने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया हो, तो उसे एक कार्बन क्रेडिट अर्न होता है, उसे कार्बन क्रेडिट अर्न होता है। और समझते हैं, थोड़ा गहराई से देखिएगा। इसकी एक और मैं डेफिनेशन अगर आपको दूं तो आप बेहतर से समझ पाएंगे कि इट इज बेसिकली परमिशन स्लिप होती है। इट इज बेसिकली परमिशन स्लिप होती है, परमिशन स्लिप होती है दैट परमिट्स टू इमिट, परमिशन स्लिप होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट परमिट्स टू इमिट
1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, CO2 इक्विवेलेंट। समझ में आ गई होगी आपको बात। आप देखिएगा फिर अब इसको कैसे डिस्कस करते हैं आगे। है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप समझिएगा, कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं उनका सेल एंड परचेज भी होती है, समझिएगा। फॉर एग्जांपल हाउ द कार्बन क्रेडिट्स आर अर्नड, पहले ये देखिए, हाउ कार्बन क्रेडिट इज अर्नड, हाउ कार्बन क्रेडिट इज अर्नड, हाउ कार्बन क्रेडिट इज अर्नड, ये समझिए बात आप। हाउ एक्चुअली द कार्बन क्रेडिट इज अर्नड, कार्बन क्रेडिट करने के लिए क्या करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर प्लांटिंग ट्रीज, अगर आप प्लांट कर रहे हैं ट्रीज, तो कहीं ना कहीं आप एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज करते हैं पेड़ पौधे। तो प्लांटिंग द ट्रीज मींस यू आर रिड्यूसिंग द और रिमूविंग द कार्बन, यू रिमूविंग कार्बन और रिमूविंग CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यू रिमूविंग CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और आपने जो प्लांट्स लगाए हैं, प्लांट किए हैं जो ट्रीज आपने, वो मान लीजिए एक साल में, 1000 kg CO2 को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर से। फॉर एग्जांपल आपने जो प्लांट्स लगाए हैं, आपने जो ट्रीज प्लांट किए हैं, वो प्रतिवर्ष 1000 किलोग्राम CO2 को एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यू विल बी अवॉर्डेड विद 1 कार्बन क्रेडिट। तो इसके बदले में आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा, तो इसके में बदले में आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल if you are investing in a renewable project, if you are investing in a investment in a wind farm, या you are installing solar panels, है ना, इन्वेस्टिंग इन ए विंड फार्म, विंड फार्म में आप क्या कर रहे थे, विंड फार्म आपने इन्वेस्ट किया है, आपने एक विंड फार्म एक विंड फार्म को एग्जीक्यूट किया है, आपने एक विंड फार्म बनाया है, बिल्डिंग ए विंड फार्म और डेवलपिंग ए विंड फार्म, ऐसे लिख लें आप, डेवलपिंग ए विंड फार्म। यदि आपने एक विंड फार्म पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय मींस ऑफ विंड फार्म, बाय मींस ऑफ विंड एनर्जी, तो वहां कहीं ना कहीं आपने अवॉइडिंग द कार्बन इमिशन, तो आपने अवॉइड ही कर दिया है, अवॉइडिंग द कार्बन इमिशन। तो आपने कार्बन के इमिशन को अवॉइड कर दिया है। कितने कार्बन के इमिशन को आपने अवॉइड किया है, उसी के इक्विवेलेंट में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से 2000 ऑफ किलोग्राम CO2 इक्विवेलेंट, 2000 किलोग्राम ऑफ CO2 इक्विवेलेंट आपने अवॉइड किया है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाते तो वहां इमिट होता। तो यू हैव अवॉइडेड द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस दैट वुड हैव अदरवाइज हैपेंड, you have avoided the emission of greenhouse gases that would have actually happened। अगर आपने विंड फार्म नहीं लगाया होता, थर्मल पावर प्लांट लगाया होता, तो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता। लेकिन विंड फार्म को स्टैब्लिश करके आपने कहीं ना कहीं कार्बन को उत्सर्जित होने से ही रोक दिया है। यू हैव अवॉइडेड द इमिशन ऑफ कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस दैट वुड हैव अदरवाइज हैपेंड। तो इससे भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2000 ऑफ kg CO2 इक्विवेलेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोक दिया है, बचा लिया है, तो इसके बदले में आपको 2 कार्बन क्रेडिट मिल जाएंगे, 2 कार्बन क्रेडिट आपको मिल जाएंगे इसके बदले में। सो आपकी एक्टिविटीज से आप कार्बन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। आपकी एक्टिविटीज से, आपकी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की एक्टिविटीज होंगी, तो वहां से आप कार्बन क्रेडिट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। So how the carbon credits are basically earned? The carbon credits are basically earned by avoiding, reducing or removing the greenhouse gases or CO2 equivalent from the atmosphere. How they are earned? My dear, इससे बेहतर आपको समझना मुश्किल है। How they are earned? They are earned by avoiding, reducing or removing
CO2 इक्विवेलेंट लिख दे, नॉट ओनली CO2 बट ऑल्सो CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस, सभी के लिए ना, रिमूविंग CO2 इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हाउ अ कार्बन क्रेडिट, तो अगर आपने एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाया, आपने एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल पावर प्लांट, एक विशेष एक स्पेसिफिक कैपेसिटी का आपने रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाया है, उतनी ही कैपेसिटी का यदि आप थर्मल पावर प्लांट लगाते, तो थर्मल पावर प्लांट लगाने से कितना कार्बन का एमिशन होता, उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाने से क्रेडिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं? दे आर अर्न्ड बाय अवॉइडिंग, रिड्यूसिंग और रिमूविंग CO2 इक्विवेलेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और CO2 इक्विवेलेंट को अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए आपके पास क्या क्या, एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपको, प्लांटिंग ट्रीज मींस यू आर रिमूविंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और रिड्यूसिंग द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके, है ना। और डेवलपिंग ए विंड फार्म, इफ यू हैव डेवलप्ड ए विंड फार्म, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव डेवलप्ड ए विंड फार्म, then you are avoiding the carbon emission, means that carbon emission that would have taken place, the carbon emission that would have actually happened, जो कार्बन का एमिशन होना था, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होना था, वो ग्रीन हाउस गैसेस आपने इमिट होनी नहीं दी, आपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोक दिया, अवॉइड कर दिया है, वहां से भी आपको उसी प्रोपोर्शन में, जितना आपने अवॉइड किया है उसी प्रोपोर्शन में आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो कार्बन क्रेडिट में हमने क्या समझा अब तक? कार्बन क्रेडिट का मीनिंग समझ लिया, कार्बन क्रेडिट में हमने इसका मीनिंग समझ लिया कि कार्बन क्रेडिट इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट और परमिट दैट रिप्रेजेंट्स द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, मैंने अवॉइड करने से, रिड्यूस करने से मेरे को 1 क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट मिल गया, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे को उस कार्बन क्रेडिट से 1 टन CO2 इमिट करने का अधिकार मिल गया है, मुझे 1 टन CO2 इमिट करने का अधिकार भी मिल गया है। यदि मैंने एक कार्बन क्रेडिट अर्न कर लिया, यदि मेरे पास एक कार्बन क्रेडिट के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, 1000 kg, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होगा, पहले तो मीनिंग समझ लिया यदि हमने, फिर हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, वही 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल्स टू 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, वही डायमेंशन है, 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट है। यदि मेरे पास एक कार्बन क्रेडिट है तो सीधी सी बात है, मेरे पास 1 टन CO2 इमिट करने का अधिकार है। ये कैसे अधिकार होता है एक्चुअली, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सर ये अधिकार वाली बात समझ में नहीं आई, हमने कार्बन को उत्सर्जित होने से बचा लिया है, हमने कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया, रिमूव कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो जरूर बात समझ में आती है कि हमने एक कार्बन क्रेडिट अर्न कर लिया है, उसके बदले में हमें एक कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ये राइट टू इमिट 1 टन कार्बन, ये क्या हुआ कि ये राइट भी देता है हमें। एक्चुअली क्या हुआ था, जब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं अपन, क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन, ध्यान से सुनिएगा, 1995 1997 around. Kyoto Protocol was adopted in 1997 and it came into force in 2005. It came into force 2005. और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया ज्यादा। आज के टाइम तो चाइना और इंडिया जो है वो ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्टोरिकली जो इमिशंस हुए हैं, उन हिस्टोरिकल इमिशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज को दी गई कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिस्टोरिकल इमिशंस, डेवलप्ड कंट्रीज को दी गई। और डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स अप्लाई किए गए, किसके लिए? ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। इमिशन रिडक्शन टारगेट्स इनको दिए गए, इनको इमिशन रिडक्शन टारगेट दिए गए, इनको इमिशन रिडक्शन टारगेट दिए गए, और ये टारगेट इनके ऊपर लीगली बाइंडिंग थे। पर ईयर आपको कितना इमिशन को रिड्यूस करना है, पर ईयर कितना कार्बन के इमिशन को आपको रिड्यूस करना है, वो लीगली बाइंडिंग टारगेट इन डेवलप्ड कंट्रीज को दिए गए, जो कि एनेक्सर 1 में लिस्टेड थे, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल की एनेक्सर 1 में लिस्टेड थे। तो डेवलप्ड कंट्रीज को ग्लोबली जो इमिशंस हुए हैं, जो हिस्टोरिकली इमिशंस हुए हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, उत्तरदायी ठहराया गया। और इन डेवलप्ड कंट्रीज को, लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन एटसेट्रा ना, एंड लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट्स वर गिवन टू द ग्लोबल दीज डेवलप्ड कंट्रीज, इनको लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट भी दिए गए। तो इसी इमिशन रिडक्शन टारगेट्स जो दिए गए, तो कंट्रीज ने अपने इमिशंस को रिड्यूस करना शुरू किया। जो कंट्रीज अपने इमिशन को रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है वो यहां नहीं कर पाए, तो किसी दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट में। मैं पर्टिकुलरली खुद जो है
मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, और मैं एक डेवलप्ड कंट्री हूं, फॉर एग्जांपल मैं डेवलप्ड कंट्री हूं, मैं थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा हूं, तो वहां से मैं CO2 इमिशन कर रहा हूं, और CO2 के इमिशन को रेस्ट्रिक्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य कंट्री यदि कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो मैं उस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। एक्चुअल में मुझे अपने इमिशंस को कट करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और उस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, तो वहां कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो वहां से मुझे एक सर्टिफिकेट अर्न होगा, वहां से मुझे कार्बन क्रेडिट अर्न हो सकता है। मैंने कितना कार्बन अवॉइड किया है, इमिट नहीं होने दिया, तो वहां से मुझे क्या होगा, कार्बन क्रेडिट अर्न होगा, और कार्बन क्रेडिट अर्न होगा तो उतना ही CO2 मैं यहां से इमिट कर पाऊंगा, उतना ही CO2 मैं इमिट कर पाऊंगा मेरे थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ये राइट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है ये बता दिया मैंने आपको कॉन्सेप्ट को। ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। ये कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं, दे आर द ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स, मींस दे कैन बी सोल्ड एंड बोट, दे आर सोल्ड एंड बोट। दे आर सोल्ड एंड बोट। फॉर एग्जाम्पल मुझे टारगेट मिला, भैया आप 2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट रिमूव करेंगे एक साल में, लेकिन मैं 2 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट रिमूव नहीं कर पाया एक साल में, तो मैं क्या करूंगा, किसी और व्यक्ति से जिसने रिन्यूएबल पावर प्लांट लगाया है, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लिया है, उससे मैं 2 कार्बन क्रेडिट परचेज कर लूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं लीगली मैं अपनी अपनी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको फिल कर दूंगा। कैसे, दे आर सोल्ड एंड बूट। वह व्यक्ति जिसके पास एडिशनल कार्बन क्रेडिट है, मेरा टारगेट था 1000 kg CO2 रिमूव करना, मैंने 3000 kg CO2 रिमूव कर दी, तो 2 एडिशनल क्रेडिट मेरे पास आ जाएंगे या नहीं, ध्यान से देखिएगा। सोल्ड, a person having additional carbon credit, a person having additional carbon credit, having additional carbon credit means he have removed or reduced or avoided the carbon more than the required है ना। A person having additional carbon credit can sell the credits, can sell his her credits, वो सेल कर सकता है। सेल करने के लिए एक्सचेंजेस होते हैं, ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के थ्रू ये सेल की जा सकती है। तो ए पर्सन हैविंग एडिशनल कार्बन क्रेडिट कैन सेल हिज कार्बन क्रेडिट, और ए पर्सन कैन कॉम्पनसेट फॉर हिज हर emissions बाई परचेजिंग कार्बन क्रेडिट्स। वो अपने इमिशंस के लिए कंपनसेट कर सकता है बाय परचेजिंग कार्बन क्रेडिट। कुल मिलाकर बात ये समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, दोनों को ही टारगेट मिला, भैया आप जो है, ए को टारगेट मिला कि आप 3 टन CO2 इक्विवेलेंट रिमूव करेंगे, 3 टन CO2 इक्विवेलेंट जो है रिमूव करेंगे, और बी को भी सेम टारगेट मिला, कि आप 3 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट रिमूव करेंगे। 3 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट आपको क्या करना है, रिमूव करना है एटमॉस्फेयर से, अवॉइड करना है CO2 का एमिशन। दोनों को टारगेट मिले। ए ने क्या किया, 3 टन के बजाय ए ने 6 टन ऑफ CO2 रिमूव कर दिया, या 5 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दिया। ए ने 5 टन ऑफ CO2 रिमूव किया, लेकिन बी जो है उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। बी जो है केवल 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ही रिमूव कर पाया। तो ये अभी भी 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ही रिमूव कर पाया, मतलब इसके पास 1 कार्बन क्रेडिट ही आ पाया है, 1 रिमूव किया है तो इसने, लेकिन इसके पास 5 टन ऑफ कार्बन क्रेडिट है। ठीक है, या ऐसे देखें आप इस चीज को, तो अब इसको 2 टन CO2 कार्बन के 2 टन ऑफ CO2 और रिड्यूस करने थे। इसने 1 टन ऑफ CO2 तो रिड्यूस कर लिया है, इसको 2 मोर टन ऑफ CO2 रिमूव करने थे, 2 टन CO2 और रिमूव करना था। इस व्यक्ति ने टारगेट तो था 3 का, 5 टन CO2 रिमूव कर दिया। 5 टन CO2 रिमूव कर दिया तो 2 एडिशनल क्रेडिट इसको मिल गए ना, 2 एडिशनल कार्बन क्रेडिट इसे मिले। ये 2 एडिशनल कार्बन क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं बी द्वारा परचेज कर लिए जाएंगे। ये ए तो इन एडिशनल कार्बन क्रेडिट को सेल कर देगा,
एंड दीज एडिशनल कार्बन क्रेडिट्स वुड बी परचेज्ड और वर बॉट बाई वुड बी बॉट बाई बी, क्योंकि बी ने 1 टन CO2 ही रिमूव करने, 2 एडिशनल CO2 के जो टन्स थे उसे रिमूव करने थे, वो रिमूव नहीं कर पाया, तो ये 2 एडिशनल कार्बन क्रेडिट को परचेज कर लेगा। तो इसके पास 2 एडिशनल कार्बन क्रेडिट आने से ये 2 टन जो CO2 था, ये जो इमिट कर रहा है, वो इमिट करने का राइट आ गया ना। अब वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 1 टन CO2 ही रिमूव कर पाया एटमॉस्फेयर से, इसे 2 एडिशनल टन ऑफ CO2 या तो अवॉइड करने थे या रिमूव करने थे। और तो उसके लिए क्या करेगा, इधर से वो 2 एडिशनल टन्स ऑफ एडिशनल कार्बन क्रेडिट क्या कर लेगा, ले लेगा। तो इसको ये राइट मिल गया कि तू 2 टन कर रहा है एक्स्ट्रा इमिट, कोई दिक्कत नहीं है, तूने 2 एडिशनल कार्बन क्रेडिट सिक्योर कर लिए। तो वह व्यक्ति जो जो कार्बन को रिमूव नहीं कर पा रहा है, वो उस कार्बन को कॉम्पनसेट करने के लिए, कंपनसेट फॉर हिज इमिशंस बाय परचेजिंग कार्बन इमिशन, जो कार्बन को कट नहीं कर पा रहा है तो वो कार्बन क्रेडिट खरीद कर कहीं ना कहीं अपने इमिशंस को कॉम्पनसेट कर सकता है। और व्यक्ति जिसने एडिशनल कार्बन को रिमूव कर दिया, वो एडिशनल कार्बन क्रेडिट्स को बेच सकता है, सेल आउट कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन क्रेडिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है जो कि कार्बन क्रेडिट बेसिकली हमको अलॉट करती है, वो वेरीफाई करती है एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन दैट हैज बीन। एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है that verifies the actual amount of the carbon removed and then issues the carbon certificate. Independent third party examines, independent third party जो होती है, independent third party जो होती है, verifies the actual amount of carbon removed, avoided, actual amount of carbon, actual amount of CO2 इक्विवेलेंट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन की बजाय हम CO2 इक्विवेलेंट लेते, अवॉइडेड, अवॉइड करना, या रिड्यूस्ड, अवॉइडेड, रिड्यूस्ड और रिमूव्ड। CO2 अवॉइडेड, रिड्यूस्ड और रिमूव्ड। किसी व्यक्ति ने वास्तव में एक्चुअल में कितना कार्बन का रिमूवल किया है, कितना कार्बन का इमिशन रिड्यूस किया है, या कितने कार्बन का इमिशन को अवॉइड कर दिया है, उसको वेरीफाई करने के लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होती है। ऐसी थर्ड पार्टीज के मैं आपको नाम बता दें, जैसे वेरा गोल्ड स्टैंडर्ड, अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री, लाइक ऐसी थर्ड पार्टीज होती है। अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री इज सच ए सोसाइटी, एजेंसी है ना, थर्ड पार्टी। अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री इज सच ए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, है ना, थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल हो गया ऐसी थर्ड पार्टी का अमेरिकन कार्बन रजिस्ट्री। और ये जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म होता है एक्सचेंज करने के लिए, जैसे आप स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स करते हैं, वैसे ही सेल एंड परचेज ऑफ कार्बन क्रेडिट होता है। उसके लिए भी अलग से ब्रोकर्स या एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके माध्यम से आप कार्बन क्रेडिट को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। So by this we have totally understood the concept of carbon footprint and carbon credit। इतना बेहतर और इतना गहराई में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी। कार्बन फुटप्रिंट तो क्या है, अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इनटू द एटमॉस्फेयर। एक कार्बन फुटप्रिंट 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट होता है। ग्लोबली कार्बन फुटप्रिंट जो है, ग्लोबली कार्बन फुटप्रिंट जो है पर कैपिटा पर ईयर वो 4.7 है। लेकिन अगर आप कार्बन फुटप्रिंट यूएसए में बात करते हैं तो पर कैपिटा पर ईयर कार्बन फुटप्रिंट यूएसए में 13.8 है, चाइना में 9.2 है, इंडिया में 2.1 है। लेकिन अगर आप देखें कार्बन फुटप्रिंट में, अगर ग्लोबली इमिशंस की बात करें, अगर टोटल ग्लोबली इमिशंस की बात करें तो चाइना अलोन अराउंड कंट्रीब्यूट्स, अभी इस समय चाइना अलोन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 35% ऑफ द इमिशंस। चाइना के इमिशंस इतने ज्यादा हैं कि पर कैपिटा में भी 9.2 टन आ गए हैं। पर कैपिटा इमिशंस भी चाइना के 9.2 टन हैं पर ईयर। तो चाइना की पॉपुलेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर चाइना की पॉपुलेशन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फैक्टर कितना बिलियन टन के ऊपर चला जाएगा, आप सोचिए कि ट्रिलियन टन के ऊपर चला जाएगा पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चाइना एक्चुअली 35% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस के लिए अकाउंट करता है। 35% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, चाइना अकाउंट्स फॉर 35% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। इसी तरह यूएस अकाउंट्स फॉर 12.5% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। इंडिया अराउंड 7.2% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस, है ना। बट इंडिया का पर कैपिटा एमिशन अभी भी बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में या चाइना के कंपैरिजन में। बट इंडिया अलोन कंट्रीब्यूट्स अराउंड 7.2% ऑफ द
ऑफ द ग्लोबल एमिशंस। ओके, तो इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं चैप्टर 7.9 कर लीजिएगा इसको, कोई विशेष बात नहीं है, अराउंड 8% ऑफ द एमिशंस। तो इसी के साथ ये दोनों टॉपिक्स को हम आज खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली होगी, एग्जाम में कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको बताया, क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी कार्बन फुटप्रिंट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बताएं तो मीनिंग और हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड बता सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना विंडो होना चाहिए कि आप एडिशनल चीजें ऐड कर सकें। इंपॉर्टेंस क्या होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे थोड़ी सी, कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबली कितना है, इंडिया में कितना है, चाइना में कितना है, यूएस में, और टाइप्स कितने हैं कार्बन फुटप्रिंट के, वो भी एडिशनली आप बता सकते हैं। और एक फाइनली एक बिंदु और लिखे, हाउ टू रिड्यूस, है ना, उसके बारे में आपको मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए दिया है। सिमिलरली आप कार्बन क्रेडिट को बता सकते हैं, व्हाट एक्चुअली द कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस तो बता ही देंगे आप। और कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं, सेल एंड परचेज हो सकती है, जो एडिशनल कार्बन को रिमूव करता है उसके पास एडिशनल कार्बन क्रेडिट्स आते हैं तो उनको सेल कर सकता है। और जो व्यक्ति, कोई भी एजेंसी जो कि कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाई है, कार्बन के एमिशन को अवॉइड नहीं कर पाई है, वो उन कार्बन एडिशनल कार्बन क्रेडिट्स को परचेज कर सकती है टू कंपनसेट फॉर इट्स ओन एमिशंस। ओके, so by this we have completed the concept of carbon footprint and carbon credit. Let's meet in the next class. For now, thank you very much for listening me carefully. आप लोग बिल्कुल बेनिफिटेड होंगे, बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा इन क्लासेस से, इन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को सीखने में। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।